हम ये डिस्कस कर रहे थे, हम अपने सिलेबस को देख रहे थे जो सिलेबस यूरोपियन हिस्ट्री का है। स्क्रीन सबको नजर आ रही है? चलो जरा इस सिलेबस को भी एक नजर अगर हम देखें ओवरऑल, तो ये सिलेबस भी एग्जामिनर ने डिवाइड किया हुआ है और वो इसी तरह ही क्वेश्चन देता है डिवाइड करके। यानी 50 मार्क्स का जो पेपर है वो अलग से देता है और 50 मार्क्स का पेपर भी डिवाइड करता है। लेकिन हमने ये भी देखा है, यानी पास पेपर्स को जब हम एनालाइज करते हैं, उसके अंदर बहुत दफा उसने ये जो 50 मार्क्स की डिवीजन है इसको भी खत्म कर दिया है। और उसने रेंडमली, जिस तरह अमूमी तौर पर हम बाकी पेपर्स में क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि जेंडर स्टडीज है या बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर जो हम देखते हैं कि नॉर्मली आपके पास एक ही साथ क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है कि वो किसी एक हेडर से दो तीन क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, या जो है वो एक दो तीन हेडर से या डिफरेंट हेडर से क्वेश्चन दे। इट्स अप टू द एग्जामिनर। तो ये चीज भी देखनी जरूरी है। ये नहीं है कि आप अगर पार्ट वन कर लेंगे तो आपका 50 मार्क्स का लाजमी हो जाएगा। इट्स नॉट दैट। समटाइम्स उसने ये चेंज भी, पेपर पैटर्न चेंज भी किया हुआ है। सो आपको इस चीज का भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, ये आप जरा डिवीजन को भी देखें सिलेबस की। तो इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन एरा उसमें डिवाइड किया हुआ। फिर कांग्रेस ऑफ यूरोप और कंसल्ट ऑफ यूरोप जो स्टार्ट होती है, कांग्रेस ऑफ वियना। उसके बाद है कुछ जो टॉपिक्स उसमें स्टार्ट किए हैं, कुछ जो है ना वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं जो कि यूरोपियन सॉइल के ऊपर हमें नजर आते हैं, जैसे कि नेशनलिज्म है, लिबरलिज्म है, रोमांटिसिज्म है, सोशलिज्म है, कॉलोनियलिज्म है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। इस दफा भी पीएमएस की हिस्ट्री के अंदर भी ये क्वेश्चन जो है ना वो आए हुए थे। और इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, उसने जाहिर है एक डिफरेंट टर्म देकर मोडर्निटी के क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि यूरोप के अंदर मोडर्निटी क्यों आई, और जो बाकी जगहें हैं वहां पर मोडर्निटी क्यों नहीं आई, जैसे कि एशिया है या जो है वो अफ्रीका है। जो क्वेश्चन आया हुआ था हिस्ट्री के पीएमएस के। तो ये जो फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी एंड फोर्सेस ऑफ चेंज है, ये ही जो है वो पावर्स हैं जो यूरोपियन सॉइल के ऊपर आपको लेकर आती हैं ये जो चेंजेस है, मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह एक और क्वेश्चन, ईस्टर्न क्वेश्चन है, ये भी हम देखेंगे डिटेल में। हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको पावर पॉइंट, स्लाइड्स और पिक्टोरियल फॉर्म, वीडियोस, इस तरह हम इस सिलेबस को याद रखें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री को वैसे याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हिस्ट्री को वैसे रिमेम्बर करना, क्योंकि वो हार्ड होती है, और उसके जो डेट्स हैं वो भी याद करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो हम इनको कोशिश करेंगे कि इंटरेक्टिव सेशन के अंदर रखें। इसीलिए मेरी कोशिश होगी ये इस सेशन के अंदर कि आपके साथ मैक्सिमम जितने आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जितने आप मैक्सिमम जो है ना वो इंटरेक्शन से जितने आप जो है वो सवालात उठा सकते हैं, उतने ज्यादा बेहतर होगा किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके अलावा और इसके अलावा जो आपका टॉपिक्स हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, इस तरह के ये सारे टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं इस सिलेबस के अंदर। ठीक है। और बाकी जो है हम इसको कनेक्ट करें तो फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली के बाद किस तरह वर्ल्ड वॉर वन हुई, उसके बाद यूरोपियन सॉइल के ऊपर क्या हुआ, इसी तरह वर्ल्ड वॉर टू हुई, उसके बाद क्या होता रहा दुनिया के अंदर, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई, पोस्ट कोल्ड वॉर का इरा, और यूरोपियन जो आपका
2012 तक ये हिस्ट्री को देखता है कि उससे पहले तक यूरोप में क्या होता रहा, फिर यूरोपीय यूनियन बनती है और वो सारे जो भी वर्कआउट है। तो आप देख सकते हैं कि सिलेबस को अगर हम एक नज़र देखें तो उसके अंदर हमें टॉपिक्स कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंटेन करने के लिए कांग्रेस ऑफ वियना बनाई गई। कांग्रेस ऑफ वियना जब खत्म हो गई तो दो जो है ना वो इवेंट्स होते हैं यूरोपियन सॉइल पे, एक यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होती है। जब वो हो जाती है तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है तो पोस्ट कोल्ड वॉर का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी ये कोई बहुत मुश्किल हिस्ट्री नहीं है। लेकिन इसको दूसरी तरफ देखें, बाकी हिस्ट्रीज जो है वो लेंथी भी हैं और डिफिकल्ट भी हैं, और जो है ना उसमें मार्क्स भी नहीं आते। ये आसान हिस्ट्री भी है और इसमें मार्क्स भी ज्यादा आते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि हमारा जो ये सेशन है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि इसको स्लाइड्स के ऊपर रखें, इसको जो है ना वो वीडियो या ट्यूटोरियल फॉर्म में रखें। ठीक है, यानी हमारी कोशिश यही होगी इस सेशन के थ्रू। अच्छा, इसके अलावा जो इस सेशन के बारे में मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस सेशन के अंदर जो एंड में हम बुक्स देखेंगे, वो आपको मैं अभी भी कुछ बुक्स बता देता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं इसके अंदर। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने सारी बुक नहीं पढ़नी, आपने उसके स्पेसिफिक टॉपिक्स को देखना होता है। आपने उसके स्पेसिफिक जो चैप्टर्स हैं उनको समझना होता है, और वो उनके नोट्स जो हैं वो बनाने होते हैं, और फिर हमने इसको ओवरऑल सिलेबस को कवर करना होता है। अच्छा, इसके अलावा इस सेशन के अंदर हम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीएसएस के अंदर, जो हम भी करते रहे और आपको भी हम यही एडवाइस करेंगे कि आप लोग इसके टेस्ट लाजमी दें। यानी इसके इसलिए मैंने जो है ना वो 2 फ्री मॉक टेस्ट रखे हुए हैं फुल सिलेबस के, और वो इसी उसमें रखे हैं कि आप इसको इस सेशन के अंदर जब आप पढ़ लें इस सारे सिलेबस को तो आप लाजमी उसको एक दफ़ा लिख लें। रिटन फॉर्म में जब आएंगे, जब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, जब आपके हाथ से कोई चीज गुजर के जाएगी तो आपको वो ज्यादा बेहतर तौर पर मेमोराइज होगी। ठीक है, ये तो इस सेशन के हवाले से बात हो गई। आज हम एक छोटा सा टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं इसी डेमो लेक्चर के अंदर, ताकि हम जो है इसको फिर नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा उसके अंदर हम इसको फॉर्मली स्टार्ट कर सकें। वो लेक्चर जाहिर है थोड़ा सा लेंथी हुआ करेंगे, मोर देन 1 आवर के भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने हिस्ट्री को स्टोरी की फॉर्म में बिल्ड करके पढ़ना है। इसको हमने टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना, ना हमने इसको पास पेपर के एंगल से पढ़ना है, यानी कि नहीं पास पेपर के क्वेश्चन उठा उठा के पढ़ना है, बल्कि हमने इसको जिस तरह सिलेबस गिवन है और उसको हमने फिर कनेक्ट करना है। ठीक है, रुखसाना का क्वेश्चन है कि सर 11 लेक्चर्स नहीं, मैंने यही कहा था शुरू में कि 12 लेक्चर तो हमने एक बेंचमार्क रखा हुआ है, इससे ज्यादा ही लेक्चर जो है वो हो सकते हैं, इससे कम नहीं लेक्चर होंगे। और कोशिश यही होगी कि हम जो है ना इसको इफेक्टिव वे के अंदर लेकर जाएं और इस सेशन को हम कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं, ताकि जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो। हमारा लेक्चर्स पे फोकस ना हो कि हमारे कितने लेक्चर्स होते हैं, हमारा इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि हमारे जो सिलेबस है या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की वो बेहतर हुई है या नहीं हुई। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। आज हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अगर किसी का इस सेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। आज थोड़ा सा हम टॉपिक को देखते हैं कि बड़ा एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है इस यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर, तो उसको एक नज़र देख लेते हैं। फिर हम जो है ना ऑन पर जाएंगे। इसके अंदर हम कोशिश करनी है हमने कि यूट्यूब चैनल जो है, डिफरेंट चैनल्स हैं जो कि उन लेक्चर्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी हम एक्सप्लोर करेंगे
ताकि जो है ना आपको वो पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर भी हिस्ट्री याद रह सके। अच्छा, मुझे क्वेश्चन जो है ना वो आप मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे, मुझे क्वेश्चन चाहिए आपका इस सेशन के हवाले से, कि आप जो है वो इस सेशन के हवाले से जो क्वेश्चन आपके माइंड में है वो कर लें, ताकि जो है ना फिर आप इसके ऊपर फाइनल डिसीजन ले सकें कि आइदर यू आर गोइंग टू जॉइन दिस सेशन और नॉट। अच्छा, चले चले ठीक है। हम इसको जो है ना टॉपिक को हम जरा देखते हैं एक नज़र, और वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ज़ाहिर है हमें सिलेबस को जो है ना वो मैक्सिमम कवर भी करना है। अच्छा, बात ये है कि ये जो यूरोपियन सॉइल है, ये कोई मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो ये कोई अचानक से यहाँ पर लोग जो है वो हमें नजर नहीं आते कि ये अचानक से लोग समझदार इतने हो गए हैं कि रेवोल्यूशन लाना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो आना स्टार्ट हुई है। वैसे मजे की बात यह है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन बाद में आई है, अमेरिकन रेवोल्यूशन पहले आई है। और लेकिन हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। कोई आप में से बता सकता है इसकी क्या रीज़न हो सकती है कि जो रेवोल्यूशन बाद में आई है उसको हम ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन पहले आई है उसको हम कम एम्फसाइज करते हैं? इसकी कोई रीज़न हमें बता सकता है क्लास के अंदर? एनीवन?